नमस्कार, आपकी आवाज आप देख रहे हैं, आपके साथ में श्वेता राजपूत। नेपाल जल रहा है, विद्रोह के लिए सड़कों पर उतरे युवा, तो जल उठी नेपाल की संसद, सरकारी दफ्तर और आवास। बिगड़ते हालात को सेना ने अपने हाथ में लिया तो प्रधानमंत्री ओली को देना पड़ा इस्तीफा। ऐसे में लोकतंत्र बहाली के लिए भी प्रयास तेज हो चुके हैं। अब सवाल यह भी है कि आखिर नेपाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? क्या राजनीतिक दल फिर से बाजी मारेंगे या फिर जन आंदोलन से निकलेगा कोई नया चेहरा? आज के स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर नेपाल की अगली सरकार कैसी हो सकती है और कौन है सबसे बड़ा दावेदार। देखें। नेपाल एक बार फिर से सियासी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं। सियासी दलों के खिलाफ युवाओं में गुस्सा और उबाल है। अब जब केपी ओली सत्ता से बेदखल हो गए हैं, तब सवाल है कि नेपाल में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या पुराने दल फिर सत्ता में आएंगे या अब बारी है किसी गैर राजनीतिक चेहरे की? आखिर नेपाल की राजनीति का नया गुड़ागणित क्या है जो जेनजी की उम्मीदों पर खरा उतरे और नेपाल में विकास की राजनीति करे? दरअसल नेपाल में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में सत्ता का सिंहासन खाली है। युवाओं का गुस्सा चरम पर है। सड़कों पर नो मोर करप्शन, नो ओल्ड पार्टी जैसे नारे गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि युवाओं की अगुवाई में चल रहे इस जन आंदोलन में दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहली नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की और दूसरे काठमांडू के मेयर बैलेंद्र शाह, जिन्हें लोग युवा नेता और सिस्टम चेंजर के रूप में देख रहे हैं। वहीं नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाल की सेना पर भी हालात को देखते हुए भारी दबाव है कि वो एक ऐसी सरकार बनाएं जो सभी पक्षों को संतुलित करे। सुशीला कार्की का नाम इसलिए भी सबसे आगे है क्योंकि वो न तो किसी पार्टी से हैं और न ही किसी दल से जुड़ी रही हैं। वहीं बैलेंद्र शाह का नाम युवाओं के बीच एक उम्मीद बनकर उभरा है। कुलमन घिसिंग का भी नाम पीएम की रेस में आगे चल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या नेपाल की बागडोर गैर राजनीतिक हाथों में जाएगी और क्या पारंपरिक दलों की राजनीति को जनता ने नकार दिया है? ऐसे में सुशीला कार्की मजबूत दावेदार के रूप में सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि सुशीला कार्की जैसी निष्पक्ष शख्सियत को प्रधानमंत्री बनाया जाना नेपाल के हित में है। लेकिन नेपाल में पल पल बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जेनजी भी आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं। जेनजी के एक समूह ने सुशीला कार्की के नाम का विरोध करते हुए कुलमान घिसिंग के नाम का प्रस्ताव रखा है। यानी एक तरफ सेना तो दूसरी तरफ जेनजी। सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, ये निर्णय लेना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। वहीं बीते कई दिनों में नेपाल की तस्वीर इतनी भयावह देखने को मिली जो पहले किसी ने कभी नहीं देखी। सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियां जला दी गई, जेलों में बंद कैदी फरार हो गए, लोग पुलिस स्टेशन और जेलों में रखे असलहे लेकर 9-11 हो गए। पूरे नेपाल में हर तरफ सिर्फ बर्बादी का ही आलम देखने को मिला। बहरहाल आने वाले समय में नेपाल के सत्ता की चाबी चाहे जिसके भी हाथ में हो, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी सामने खड़ी नजर आ रही हैं।
यानी कांटों भरे ताज को पहनकर ही नेपाल के सिंहासन पर बैठना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नेपाल की जनता अब सिर्फ बदलाव नहीं, गंभीर बदलाव चाहती है। सरकार किसकी बनेगी ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि अब सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर देश का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली पर खतरे का साया मंडरा रखा था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता ने एक बड़ा आतंकी हमला टाल दिया। 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए थे। इन आतंकवादियों के निशाने पर थी देश की राजधानी दिल्ली और टारगेट पर था भीड़भाड़ वाला इलाका। और कौन थे ये आतंकी, कहां से आए थे, क्या साजिश थी, देखिए रिपोर्ट में आप। दिल्ली पर मंडरा रहा था खतरे का साया। आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम। आतंकी मॉड्यूल का पुलिस ने किया भंडाफोड़। गिरफ्त में आईएसआईएस के 5 संदिग्ध आतंकवादी। देश में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर नाकाम कर दिया है। छापेमारी कर एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि देश के 3 राज्यों दिल्ली, मुंबई और झारखंड में एक साथ चलाए गए ऑपरेशन में 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये सभी आतंकी आईएसआईएस नेटवर्क से प्रेरित थे और दिल्ली में केमिकल बमों के जरिए बड़े पैमाने पर हमला करने की फिराक में थे। एनआईए, एटीएस और लोकल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार में छापेमारी कर 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों का सीधा कनेक्शन आईएसआईएस के अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल से है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 आतंकियों को पकड़ा है। हमारे साथ एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा साहब हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की, क्या इन 5 का किस तरह से आतंक फैलाने का इनका तरीका था और कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको समझते हैं? ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था जिसको जॉइंट ऑपरेशन के तहत बस्ट किया गया। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत अहम रोल था, जहां से इनिशियल इनपुट आया, सारा कोऑर्डिनेशन का काम उन्होंने किया और बाकी स्टेट पुलिस फोर्सेस का बहुत सहयोग रहा, जिसमें कि झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और मध्य प्रदेश पुलिस, इनकी स्टेट पुलिस और स्टेट एटीएस के साथ मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सेंट्रल कैरेक्टर अशरार दानिश है, जो कि रहने वाला है झारखंड रांची का। इसके पास से काफ़ी मात्रा में इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है जो आईडी बनाने के काम आता है। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। ग्रुप का जो मकसद था वो समझ में आ रहा है कि ये एक जगह एक्वायर करने वाले थे, कोई ज़मीन एक्वायर करते और उसको डिक्लेयर करते खिलाफत, और फिर उसके बाद में कुछ लोगों की टीम बनाते जिसको ये लश्कर कहने वाले थे। इन 5 आतंकियों से शुरुआती पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इनकी कई राज्यों में धमाके की साजिश थी। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों में 2 महाराष्ट्र से, 1 बिहार से और 2 दिल्ली से पकड़े गए हैं। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ये सभी इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ चुके थे और सभी ने लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग ऑनलाइन ली थी। एक आतंकी तो ड्रोन के जरिए बम गिराने की साजिश भी रच रहा था। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार और आईएसआईएस का प्रचार साहित्य बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्धों की उम्र 20 से 30 साल के बीच है। इनमें से 3 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जबकि 2 हाल ही में विदेश से लौटे थे। पुलिस का कहना है कि ये आतंकी दिल्ली मेट्रो, बाजारों और धार्मिक स्थलों को टारगेट करने वाले थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 अलग अलग आतंकियों को पकड़ा है। ये जो तस्वीरें हैं ये उन्हीं आतंकी की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन सभी आतंकियों को पकड़ा है। 5 में से 4 आतंकियों की तस्वीरें आप सीधा देख पा रहे हैं। दरअसल एक पाक बेस मॉड्यूलर के जो कि इनको लगातार गाइड कर रहा था, पाक बेस हैंडलर इनको मॉड्यूल कर रहा था। दानिश इन सब में सबसे पढ़ा लिखा और इस टीम को दानिश, जो कि रांची से पकड़ा गया है हाल ही में,
ज्वाइंट ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से और रांची एटीएस की तरफ से किया गया था। दानिश जिसमें पकड़ा गया, दानिश इस 5 जो आतंकी है इनकी टीम को लीड कर रहा था और वही उसको यहाँ पे जो गजवा है हिंद सीईओ के अलग अलग नाम से ये लोग बुलाते थे और एक एनजीओ, क्योंकि कोई अनजान आदमी जब इनके संपर्क में आता था तो ऐसा लगता था कि ऐसे किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ खिलाफत मॉड्यूल ये भारत में अपनाने की तैयारी में थे, यानी कि खिलाफत मॉड्यूल जिसमें एक जमीन एक्वायर करके उसके बाद वहाँ पे खिलाफत की जाती है, तो खिलाफत मॉड्यूल यहाँ पे ये शुरू करने की तैयारी में थे। ये देख सकते हैं कि उन 5 में से 4 आतंकी यहाँ पे जो कि एक बड़ी घटना को देश में अंजाम देने जा रहे थे। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग स्टेट के ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें कि झारखंड और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अलग अलग देश के जो स्पेशल सेल है उनके ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ यहाँ पर गिरफ्तार किया है। एक बड़ी वारदात जो कि जिसको ये 5 अंजाम देने वाले थे, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको अरेस्ट किया है और बड़ी कामयाबी मिली है। कैमरामैन रविंदर के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। यानी कि एक तरफ पड़ोसी मुल्क नेपाल में फैली हिंसा के बाद सरकार बनाने और शांति बहाली का संकट है, तो दूसरी तरफ आतंकियों के नापाक मंसूबे देश को दहलाने की फिराक में थे। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर आतंकियों के मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। इन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवांश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। देवांश, नेपाल में अब किसकी सरकार, किन नामों की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश नेपाल की जो हालात है वो पूरी तरीके से बिगड़ते हुए हमने देखे। बीते दिनों हमने नेपाल में हिंसक प्रदर्शन होते हुए देखा। उसके बाद जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यहाँ पर रिजाइन दे दिया, उसके बाद अब नेपाल की जो सिंहासन है, नेपाल की जो गद्दी है वो अब किसका इंतजार कर रही है, इसको लेकर के कई तरीके के जो सवाल और कई तरीके के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें जो कि नेपाल की पूर्व जस्टिस कि अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो उनको जो सबसे पहले जो बागडोर नेपाल की कहीं ना कहीं सौंपने की बात चल रही है, उसके ऊपर भी यहाँ पे कई तरीके के सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ अगर हम यहाँ पे जेंजी के चेहरे की बात करें, जिनको हम बालेंद्र शाह के नाम से जानते हैं, जो कि काठमांडू के मेयर है, उनका भी जो नाम है वो इस रेस में कहीं ना कहीं काफी आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम आज के ताजा हालातों की बात कर ले तो नेपाल में इस वक्त अगर हम जेंजी की बात कर रहे हैं जो कि सड़कों पर उतरे, जो कि कहीं ना कहीं अपनी सरकार से पूरी तरीके से परेशान हो गए, तो सरकार का तख्ता पलट करने में जो जनता सड़क पर उतर के आई। हालांकि हिंसक प्रदर्शन भी हमने देखा काफी ज्यादा। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी हमने देखा किस तरीके से प्रोटेस्टर जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने उनके घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें उनकी मौत भी हो गई। तो ये तमाम तरीके का जो हिंसक प्रदर्शन हमने देखा नेपाल में। उसके बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि कौन आखिर वो चेहरा होगा जो अब नेपाल की गद्दी संभालेगा, और कौन वो चेहरा होगा जो कांटों से सजा हुआ सिंहासन इस वक्त अपने सर पर रख के नेपाल की जो बागडोर है वो अपने हाथों में लेगा। अब तमाम तरीके के नाम जो है वो सामने निकल करके आ रहे हैं। इसमें सुशीला कार्की जो कि पहला नाम है, जो कि इस रेस में कहीं ना कहीं सबसे आगे चल रहा है कि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री जो है वो घोषित किया जाएगा। लेकिन जो जेंजी का एक दल है वो कहीं ना कहीं सुशीला कार्की के नाम का विरोध करता हुआ भी नजर आ रहा है। बालेंद्र शाह की बात कर ले तो जो दूसरा नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहा है वो बालेंद्र शाह के नाम से जाना जा रहा है। कमसल घिसिंग के भी यहाँ पे जो नाम है वो अब इस रेस में आ चुका है। तो ये वो 3 चेहरे हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं जो जेंजी का चेहरा बनकर के सामने आ रहे हैं। चूंकि सुशीला कार्की की यहाँ पे बात करें वो कहीं ना कहीं जो उनके तार है वो भारत से भी जुड़े हुए माने जाते हैं। तो तमाम तरीके के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अगर प्रोटेस्टर्स की हम यहाँ पे बाइट सुने तो वो भी साफ तौर पे कहते हुए दिखाई दिए हैं कि उनको भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत के प्रधानमंत्री जैसा दिलेर हो, और कहीं ना कहीं इतना किसी भी तरीके कोई करप्शन चार्ज अब किसी नेता के ऊपर नहीं वो बर्दाश्त करेंगे। चूंकि अगर यहाँ पे श्वेता बात कर ली जाए कि जो करंट की सरकार थी उसको तो जेंजी ने गिरा दिया है, और इससे पहले की सरकार जो थी, इससे पहले के जो नेता नेपाल में मौजूद थे उनके ऊपर भी नेपाल के जो आंदोलनकारी थे, जो जेंजी थे, वो भी हमलावर होते हुए दिखाई दिए। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि जब इस सरकार से कोई नहीं, पुरानी सरकार से कोई नहीं, तो आखिर वो कौन सा चेहरा है जो नेपाल की बिल्कुल अभी चेहरे का सस्पेंस बना हुआ है। देवांश, नेपाल में सेना और राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री चुनना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं?
जी बिल्कुल श्वेता, देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती नेपाल की जनता के लिए, नेपाल के लिए सामने करके आ रही है वो ये है कि अगला प्रधानमंत्री कौन। चूंकि जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन के चलते यहाँ पे केपी शर्मा ओली ने यहाँ पे इस्तीफा दिया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नहीं है नेपाल में, तो उसके बाद इस वक्त के मौजूदा हालातों के मद्देनजर जो सबसे बड़ी चुनौती सेना के लिए और राष्ट्रपति के लिए वो जिस तरीके से अब यहाँ पे नेपाल के लिए प्रधानमंत्री नया चुनना देखना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली। चूंकि लगातार सेना और आंदोलनकारी कुछ आंदोलनकारियों के बीच में लगातार बैठकें हो रही, राष्ट्रपति की मौजूदगी में बैठक हुई और यहाँ पे सुशीला कार्की का नाम भी जो है वो प्रस्ताव किया गया है कि उनको प्रधानमंत्री नेपाल का अगला बनाना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो जेनजी के जो कुछ दल हैं वो सुशीला कार्की के नाम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और वो साफ तौर पे सुशीला कार्की का विरोध कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बननी चाहिए। लेकिन इसी के बीच अब ये देखने वाली चीज होगी कि आखिर वो कौन सा चेहरा है या वो कौन होने वाला, वो कौन सा नेता होने वाला है जो कि अब नेपाल की देवांश, ये बहुत ही एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि वही जेनजी जिन्होंने विरोध किया और इस तरीके से विरोध किया कि आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, प्रधानमंत्री को खुद इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अब यही जेनजी दो हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल श्वेता, दो हिस्सों में साफ तौर पे जो जेनजी हैं इनका जो ग्रुप है वो अब दो हिस्सों में बट गया। आज अगर हम नेपाल की ताजा हालातों की बात कर ले तो नेपाल में जिस तरीके के जेनजी के दो समुदाय आपस में ही बढ़ गए, एक दूसरे को मारपीट करते हुए नजर आए, एक दूसरे पे हथियारों से हमला करते हुए नजर आए, तो अब एक चीज तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि नेपाल इस वक्त कहीं ना कहीं अपने सबसे बुरे वक्त और सबसे बुरे दौर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और इस वक्त वो कहीं ऐसी अज्ञात और सेफ हाउस में रखे गए हैं जहां पर वो आंदोलनकारियों से सुरक्षित रह सके। राष्ट्रपति के लिए इस वक्त अगला प्रधानमंत्री चुनना सबसे बड़ी चुनौती बनकर के सामने आ रहा है। लगातार सेना जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि वो हिंसक प्रदर्शन ना करें, अपने घरों की तरफ वापस लौट के जाएं और अब जो नया प्रधानमंत्री होगा वो कहीं ना कहीं जो समुदाय सड़कों पर उतरा हुआ है उनकी सहमति के साथ बनाया जाएगा। और अब जो नया चेहरा यहां पर नेपाल चूंकि जिस तरीके से हम लगातार ये बोल रहे हैं कि अब जो नया चेहरा आएगा नेपाल का प्रधानमंत्री बनकर के, उसे अपने सर पे कांटों से सजा हुआ ताज रखना पड़ेगा। चूंकि इस वक्त जो मौजूदा हालात नेपाल के बने हुए हैं उसमें नेपाल के बतौर प्रधानमंत्री बनकर के आना, चूंकि लोगों ने इस बार किसी को नहीं छोड़ा। डिप्टी पीएम की बात कर ले, पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर ले, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की बात कर ले जो कि मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री थी, उनको जब लोगों ने नहीं छोड़ा तो इस वक्त नेपाल की बागडोर संभालना कहीं ना कहीं अपने आप में चुनौती का काम। जी अच्छा देवांश, ठीक है, अब हम रुक कर लेंगे राजधानी दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। खुफिया विभाग को कितनी बड़ी सफलता ये हासिल हुई? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया तो बहुत बड़ी सफलता मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर भारत के लिए और स्पेशल सेल के लिए। चूंकि जिस तरीके से ये जो 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, अब इनमें से 2 आतंकियों को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, 2 आतंकियों को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया गया, 1 आतंकी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। तो ये जो 5 आतंकी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये जिस तरीके से पकड़े गए और जो शुरुआती दौर की पूछताछ में तमाम तरीके के खुलासे हुए वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं। इन आतंकियों के पास आपको बता दें कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड और तमाम वो केमिकल्स मौजूद थे जो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है श्वेता वो ये हो जाती है कि इन आतंकियों के पास से राजधानी दिल्ली के कई नक्शे बरामद हुए हैं, तो जिसमें साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सबसे पहला टारगेट इन आतंकियों का था वो राजधानी दिल्ली थी। राजधानी दिल्ली के वो तमाम मशहूर इलाके जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जहां पर लोग होते हैं, जहां पर लोगों का आना जाना होता है, वहां पे ये टारगेट करने वाले थे। और उस हमले को नाकाम करते हुए यहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने यहां पे इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो शुरुआती दौर की पूछताछ है वो चालू हो चुकी है। जब ये सामने आई थी वाकई में सभी चौंक गए थे क्योंकि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहे थे ये सभी। जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, लगातार जो है वो अगर हम यहाँ पे अपने भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की बात कर ले, इंटेलिजेंस की बात कर ले, एनआईए की बात कर ले, रॉ की बात कर ले, तो ये एक ऐसी एजेंसीज होती हैं जो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहती हैं और कहीं ना कहीं ये जो 5 आतंकी जिसमें से जो 2 आतंकी राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं वो दोनों मुंबई के रहने वाले थे, जिसमें से एक नाम आफ्ताब और दूसरा सूफियान। ये जो 2 आतंकी हैं वो राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किए और ये दोनों ही आतंकी मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिर जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनके मुंबई के आवास पे छापे मारे तो तमाम
तमाम तरीके के सबूत भी बरामद हुए और जिसके बाद अब ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से अब पुलिस डॉट्स कनेक्ट करती हुई चल रही, जो स्पेशल सेल डॉट्स कनेक्ट करती हुई चल रही, तो उसके बाद अब ये कहने में कहीं ना कहीं बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि अब और भी इजाफा देखने को मिल सकता है इन गिरफ्तारियों में। चूंकि ये जो 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इनके ऊपर आईएसआईएस से जुड़े होने का और भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव बनाने की क्षमता रखने का जो आरोप है वो लगाया गया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती है कि कितने बड़े हमले की तैयारी में, कितने बड़े हमले की साजिश यहां पर ये भारत के ऊपर कर रहे थे, राजधानी के ऊपर कर रहे थे, जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। जी अच्छा देवांश, इनका प्लान आखिर क्या था? क्या अभी कोई जानकारी आई है कि इन इलाकों को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे इलाकों की बात कर ले तो औपचारिक तौर पर पुलिस का भी कोई बयान सामने नहीं आया है जिस पे इलाके इन्होंने चिन्हित करे गए हों, लेकिन जिस तरीके से जब इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जब इनके आवास पर पुलिस ने रेड मारी तो राजधानी दिल्ली के जो है वो कई मैप्स इनके पास से बरामद हुए हैं, जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका पहला टारगेट राजधानी दिल्ली थी। और चूंकि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार राजधानी दिल्ली को टारगेट करने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा था। इससे पहले कई तरीके की हमने धमकियां भी देखी थी कि राजधानी दिल्ली में कई इलाकों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही, तो उसके बीच में इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार होना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये सफलता, क्योंकि जो आम जनता यहाँ पे रह रही है उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यहाँ पे काम किया और उन 5 आतंकियों को धर दबोचा है, तो ये अब जो इनसे पूछताछ करी जा रही है उसी पर पता चलेगा कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो इन आतंकियों के पीछे बैठ करके भारत में कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे थे, भारत को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन 5 आतंकियों को धर दबोचा और जो शुरुआती दौर की पूछताछ है वो इनसे चालू हो चुकी है। जी अच्छा देवांश, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 ही आतंकी हैं जिनको पकड़ लिया गया है। क्या अभी तक कोई और जानकारी है कि और भी कुछ आतंकी हो सकते हैं क्या मिले हुए? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि अभी इन 5 आतंकियों को फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया और अब जो सबूत यहाँ पे इनसे इकट्ठा करे जा रहे हैं, जो सबूत, वो तमाम सबूत जो इनके घर पे जब पुलिस ने रेड मारी जो इकट्ठा हुए, तो उसके बाद जब पुलिस उन सबूतों को इकट्ठा कर रही तो ये उम्मीद लगाई जा सकती, चूंकि ये 5 आदमी सिर्फ 5 नहीं होंगे, इनके हथियार किसने सप्लाई करे, कौन से वो चेहरे थे जिन्होंने इनको केमिकल सप्लाई करे, कहां पर ये रुके, किसकी बदौलत थी ये यहाँ आज बैठे हुए, तो कब से ये काम कर रहे, तो तमाम और गिरफ्तारियों की भी उम्मीद जो है वो लगाई जा सकती है, क्योंकि अब सबूत मिलना पुलिस को चालू हो चुके हैं। ये 5 जो मेन आतंकी थे कहीं ना कहीं अभी इस हमले के, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो अब कहीं ना कहीं जो डॉट्स है वो पुलिस कनेक्ट करती हुई दिखाई देगी और कई और गिरफ्तारियां होने की भी उम्मीद। जी अच्छा, पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से अभी कोई अपडेट या जानकारी दी गई है आगे किस तरीके से प्लानिंग करनी है और अब कैसे इनसे जो पूछताछ होनी है उसको लेकर? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली से 2 आतंकियों का गिरफ्तार होना, उसके बाद दिल्ली पुलिस की बात कर ले, दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम की बात कर ले, एनआईए की बात कर ले, तो ये वो तमाम एजेंसीज और ये प्रशासन कहीं ना कहीं सड़कों पर मुस्तैद खड़ा है। एनआईए भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस पूरे मुद्दे पर नजर गड़ा के रखे हुए है और जिस तरीके से ये जो आतंकी भारत को क्षति पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, उनको धर दबोचने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूरी तरीके चालू है और अब ये देखने वाली बात होगी कि और कितने चेहरे अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है देवांश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने विस्तार से जानकारी दी दोनों ही खबरों को लेकर। आपकी आवाज में आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।